तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सम बेसिक्स मैथमेटिक्स कवर अप कर लिया था, केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, जो आप लोगों का क्लास मिस हुआ था एग्जाम की वजह से। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया, तो आप इसे देख लीजिएगा तो आपको एज इट इज़ पूरा कवर अप हो जाएगा। तो बेसिकली डेरिवेशन किए थे हम लोग उसमें। तो देखिए डेरिवेशन में आज जाएंगे, और डेरिवेशन में आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक मिनट, अगर इसको जलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये लाइट ज़्यादा सही दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए, तो आज हम लोग जो देखेंगे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखेंगे। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक दो बार आपसे डेरिवेशन के लिए पूछा गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ, फॉर्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज के जो लेक्चर में होगा वो सारा का सारा हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे ही चर्चा करेंगे, जितना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर पे, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखिए कि क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे, ए जा रहा है, लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ बातें हैं जो कि पहले हम लोग बात किए हैं, उसको हम एक बार रिकॉल भी कर देंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं, जैसे स्टेटमेंट आता है, लेट अस कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट अस कंसीडर, पहले तो वो बेसिक्स मैथमेटिक्स देख लीजिएगा अगर आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत है, क्योंकि इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन ही सब यूज करेंगे, लॉग भी यूज होता है। तो लेट अस कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग मान ले रहे हैं कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए, तो ए जाएगा, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, हम लोग मान ले रहे हैं बी में। तो इसके लिए आप रेट लॉ से लिख सकते हैं, फ्रॉम रेट लॉ, या फिर डिफरेंशियल रेट लॉ बोल सकते हैं, फ्रॉम रेट लॉ। क्या लिख सकते हैं बताइए, रेट बराबर क्या लिखेंगे, के तो रहेगा ही रहेगा, रेट कांस्टेंट जिसको आप कहते हैं, और यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है जिसको हम लोग ए कह रहे हैं, और इसका पावर क्या कर देंगे, जीरो। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि देखिए जीरो होता है, यही है रेट लॉ। रेट लिखिएगा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट लगाएंगे और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लगाते हैं, और अगर जीरो ऑर्डर है तो यहाँ जीरो लिख देंगे, अगर वन होता तो वन लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब रेट को कैसे लिख सकते हैं, अगर ए के लिए भी लिख सकते हैं और बी के लिए भी, जो हम लोग डिफरेंशिएशन वाला यूज करते थे, डी ए बाई डी टी वाला। तो जब भी रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए माइनस आता है, ठीक है। और डी लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, क्योंकि आप लोग पढ़े थे रेट को कैसे डिनोट करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी चीज, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों में से किसी के लिए भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए लिखते तो यहाँ पे प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी लिखते, लेकिन अभी हम रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो डेल्टा बोल सकते हैं, या अगर छोटा चेंज है तो उसको हम लोग डी भी बोल सकते हैं। माइनस इसलिए लगा है बिकॉज ये रिएक्टेंट के साइड है, क्लियर है। और डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, और यहाँ पे के की जगह के, और इसका ए का पावर जीरो है तो उसको क्या बोल देंगे, वन। कर सकते हैं, कर लेंगे ना, किसी का भी पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन होता है। ये सब हम लोगों ने बेसिक्स मैथमेटिक्स में भी कवर अप किया था। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी ए, के की जगह के ही आ जाएगा, क्योंकि के को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही रहेगा, और यहाँ पे डी टी कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, के डी टी, और इसको इक्वेशन नंबर आप वन मान लीजिए। कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड। अगर इसके ऊपर भी अगर आप सब हेडिंग मतलब टॉप हेडिंग डालेंगे तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यानी अभी हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बहुत आसान से डिराइव करेंगे, इजी करेंगे और आराम से ही करेंगे। देखिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको देखिए दो टाइम पे, इसको थोड़ा सा हम इसको और कहना चाहेंगे। देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे हम बताए थे कि केमिस्ट्री में जो भी यूज करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट के लिए हमको दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, दो चीज का, एक इन लिमिट लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। तो देखिए क्या करते हैं, पहले तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो एक एक करके करते हैं, समझ में आएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन बाय टेकिंग suitable limits, then we get, on equating by taking suitable limits, then we get देखिए क्या बोला जा रहा है, जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन वन को, तो इक्वेशन वन है माइनस को माइनस
इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल लगाएंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसको क्या लिखेंगे के dt, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन मतलब इंटीग्रेट कर रहे इक्वेशन वन को। सुटेबल लिमिट्स कहने का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे t को क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन है बताए थे इंटीग्रेशन में, जो भी d के बाद लिखा होता है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए टाइम वेरिएबल है और इधर साइड d के बाद कंसंट्रेशन लिखा हुआ है वो भी रिएक्टेंट का, तो यहाँ पे ये वेरिएबल है। तो जो कंसंट्रेशन होगा ना ए का, अगर समय 0 पे तो इसका कंसंट्रेशन को हम लोग क्या रिप्लेस कर दे रहे हैं, A0 बोल देते हैं। क्लियर है, जब समय 0 होगा तो उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ ए को भी क्या बोल देंगे 0, और टाइम t इक्वल्स टू टी पे कोई और समय पे होगा 10 सेकेंड 20 सेकेंड, तो उसको हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस का कंसंट्रेशन को क्या बोल देंगे AT। ये बात समझ में आ रहा है। t इक्वल्स टू 0 पे क्या याद रख लीजिएगा A0, और t इक्वल्स टू t पे क्या बोल देंगे AT। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इधर का लिमिट का dt है तो dt के लिए क्या आएगा, समय का स्टार्टिंग लिमिट क्या ले लेंगे 0। देखिए जब समय का वैल्यू 0 था तो कंसंट्रेशन का क्या था A0, जब समय का लोअर लिमिट पे डाल रहे हैं 0, समय कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या है बताइए A0, और जब समय का वैल्यू t हुआ तो इस केस में इसका लिमिट को क्या बोल देंगे बताइए AT। कर सकते हैं, देखो यही लिमिट हो गया, t इक्वल्स टू 0 पे A0 हो जाएगा और t इक्वल्स टू t पे क्या हो जाएगा AT। अब आता है इंटीग्रेट करना, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है किसी को पता है, देखिए dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब कैसे होता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो x का पावर 0 कुछ नहीं है तो x का 1 है ना, 1 को क्या लिख सकते हैं x का पावर 0 dx, कुछ नहीं है, मतलब समझ पाते हैं ना यार, यहाँ पे 1 तो इंटू में होगा तो x का पावर 0 लिख देंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, जो भी पावर होता था उसमें 1 ऐड करते थे, तो 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x। अरे ये चल क्यों नहीं रहा है, अटक अटक जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, उसी तरीके से dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a, माइनस पहले से था और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा a, और ये बताएं इंटीग्रेशन में है तो इसमें क्या लगाएंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है आपका A0 और अपर लिमिट क्या है आपका AT। कर सकते हैं, देखिए लोअर लिमिट की जगह आप ये लिख दीजिएगा और अपर लिमिट की जगह ये लिख देंगे। k आपका मालूम है कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है, और dt का भी इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे देखो dx का इंटीग्रेशन x आ रहा है, याद रखिएगा इसको एकदम। तो उसी तरह से अगर आप बात करेंगे dt का इंटीग्रेशन, तो dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t, कर लेंगे ना, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो यहाँ पे भी t लिख देंगे, और यहाँ पे लिमिट वाला है तो लिमिट के लिए क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पे, और नीचे लिख देंगे 0 और ऊपर क्या लिख दीजिएगा t। कर लेंगे ना यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था याद है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सॉल्व करते थे तो क्या करते थे, पहले ऊपर वाला डालेंगे फिर नीचे वाला डाल देंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है आपको। देखिए तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा इधर ही ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे तो देखिए माइनस की जगह माइनस, एक बार अपर लिमिट को डालेंगे तो अपर लिमिट के लिए क्या आ जाएगा बताइए, अपर लिमिट के लिए आ जाएगा AT माइनस अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट की जगह क्या है A0, तो AT माइनस ऑफ A0, k की जगह k ही आएगा, इसका अपर लिमिट की जगह क्या डालेंगे t, तो t की जगह t आ जाएगा, और लोअर लिमिट की जगह 0 तो t माइनस ऑफ 0। कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस AT, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस A0, और इसके साथ t माइनस 0 तो t ही रहेगा, तो k इंटू क्या आ जाएगा t। अब इसी को थोड़ा सा सजा अरेंज कर देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो जरा इधर बचेगा A0 माइनस ये वाला KT को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस KT, और ये AT को उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा AT। ये एक्सप्रेशन को आप याद रखिएगा, ये मेन फॉर्मूला हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये जो है आपका मेन इक्वेशन हो गया है। AT बराबर A0 माइनस KT, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, AT बराबर A0 माइनस ऑफ KT, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए
एक फॉर्मूला है जो कि आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। न्यूमेरिकल्स भी आपका इसी से बनेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एटी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था एट टाइम टी। एटी को आप क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ए नॉट को क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। जब टाइम जीरो था तो उस केस में के को आप क्या कहते हैं बताइए? रेट कांस्टेंट। के को कहते हैं आप रेट कांस्टेंट, और टी को आप क्या कहते हैं? समय, टाइम। ये हो गया आपका डेरिवेशन, और सब चीज़ के बारे में बात कर लिया एकदम इजी तरीके से, जैसे क्लासेस में करते हैं वैसे ही एकदम इजी तरीके से कर रहे हैं, और आपको आराम से भी चल रहे हैं। ये कर लेंगे आप, नोट कर लीजिए। हटे, देखिए अब इससे और अलावा, इसके अलावा अच्छा इसमें ग्राफ भी आएगा ना, ग्राफ्स जैसे अभी पढ़े थे, जैसे ग्राफ्स लिख देगा एटी वर्सेस टी के लिए, तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके लिए ग्राफ कभी भी प्लॉट करते हैं तो उसके लिए आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। अच्छा ये बंद क्यों हो रहा है? तो चलिए देखिए, अभी हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे वो क्या हो रहा था, बीच में ही बैटरी डाउन हो गया था, इस वजह से फिर से मैं नेक्स्ट टाइम में कर रहा हूँ, पर इसी के साथ मर्ज कर दूंगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात कर रहे थे, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, जस्ट अभी देखे होंगे, एटी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ऑफ के टी। क्लियर है? आज हम जो बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ केटी, एटी वर्सेस टी। अभी जो भी बात कर रहा हूं वो सबका सब किसका ऑर्डर के लिए चलेगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, वो जो भी बात करेंगे आज वो आपका चलेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखिए इसका अगर ग्राफ को आप प्लॉट करना चाहें तो ये कैसे प्लॉट करेंगे वो देख लीजिए। 80 है तो जो फर्स्ट में जो लिखा रहेगा ना वो वाई एक्सेस होता है। थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, ऐसे हम बेसिक्स वाला दे दिए थे बेसिक्स मैथमेटिक्स में, उसमें आपको ग्राफ्स के बारे में भी बता चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, इतना आपको बताया है, ये वाई एक्सेस होता है और ये एक्स एक्सेस होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, लेकिन हम लोगों को इसके साथ प्लॉट करना 80 और यहाँ पे क्या आएगा बताइए? टी। इसके बीच में आपको क्या करना है? इक्वेशन प्लॉट करना है, बेसिकली ग्राफ प्लॉट को प्लॉट करना होगा। ठीक है, 80 वर्सेस टी के लिए ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है। तो सबसे पहले आपको कभी भी ग्राफ को प्लॉट करना होता है तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन पता होना चाहिए। तो देखिए इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं जीरो ऑर्डर के लिए, अभी जो भी बात करेंगे वो जीरो ऑर्डर के लिए ही होगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए आपने एक इक्वेशन पढ़ा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए 80 इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ऑफ के टी। टी जो होगा वो बराबर होगा ए नॉट माइनस ऑफ के टी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको प्लॉट करने का बहुत आसान सा रीजन बताते हैं, बहुत आसान सा ग्राफ का बताते हैं। देखिए ये टी कौन सा एक्सिस में? तो वाई एक्सिस, तो वाई लिख दीजिए। और टाइम आपका कौन सा एक्सिस में? तो टाइम आपका एक्स एक्सिस में, तो आप इसको एक्स लिख दीजिए। टाइम एक्स के जो पहले रहता है उसको क्या बोलते थे? स्लोप, याद होगा, एम बोलते थे। तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और जो ये बचा है एक्स वाले टर्म को छोड़ के उसको सी बोलते थे। तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या आता था? c से शुरू होता था, यहां से यहां तक का जो दूरी होता था उसी को हम लोग c बोलते थे, लेकिन यहाँ पे c की जगह क्या है बताइए? a नॉट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? a नॉट कर सकते हैं। और क्या है? स्लोप निगेटिव है, निगेटिव का मतलब डाउनवर्ड की और ग्राफ खींचेंगे, तो इसका शुरू करेंगे यहाँ से और जाएगा किसके और? नीचे की ओर। तो अगर बोला जाए 80 वर्सेस t के लिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, तो आपका ग्राफ 80 वर्सेस t के लिए कुछ ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? तो 80 वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा आएगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने बात किया था। इसके साथ ही साथ और भी कुछ बात करेंगे, जैसे कि आपका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होगा सर? मतलब कितना समय लगेगा जो इनिशियल रिएक्टेंट है वो आधा हो जाए अपना, जितना आधा होने में समय लगेगा उसी को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट शेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ के बारे में। अभी हम जो भी बात करेंगे जीरो ऑर्डर का, पर डेफिनेशन आपका सेम ही रहेगा। तो हाफ हेडिंग डाल सकते हैं हाफ लाइफ। इसको डिनोट करते हैं t 1/2 से, या t 0.5 से, या फिर आप इसे कह सकते हैं t 50%। ये होता है आपका हाफ लाइफ। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते भी हैं और आराम से समझ भी सकते हैं। देखिए क्या होता है, पहले मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, a से b जा रहा है,
इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग क्या ले रहे थे जब t इक्वल्स टू 0 था, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मानते थे, याद होगा a नॉट। और जब t का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा t हाफ से, तो देखिए t हाफ से जब रिप्लेस करेंगे ना, टाइम का वैल्यू वो टाइम जिसमें a नॉट जो लिए हैं वो अपना आधा हो जाए। अरे रिएक्टेंट घटते जाएगा, तो घटते घटते इतना समय लग जाए जिससे कि वो आधा आ जाए। हाफ लाइफ कहने का ही मतलब है वो अपना आधा जिंदगी जी लिया है। अगर आधा जिंदगी जी लिया तो बचेगा क्या, आधा जिंदगी मतलब ए नॉट था तो ए नॉट बाई टू खत्म हो चुका है, तो बचेगा क्या, ए नॉट बाई टू। ए नॉट से ए नॉट बाई टू आने में जितना समय लगेगा उसी समय को हम लोग क्या कह रहे हैं, हाफ लाइफ। क्लियर है? तो अब इसी के बारे में लिखेंगे। 50% परसेंट का ही मतलब होता है 100, 1/100, तो 1/100 करेंगे यानी 50% का मतलब होता है, देखिए 50 1/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, वही बात है। तो आप इसको इस तरह से करते हैं और इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं साथ साथ में। देखिए इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the time required, साथ साथ लिख भी सकते हैं आप, time required to reduce the initial concentration of reactant to half of its इनिशियल वैल्यू। क्या बोले हैं सर, जो बोले थे उसी को लिखा हुआ। रिड्यूस का मतलब घटना, ये वो समय होगा जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हाफ हो जाए, हाफ मतलब आधा हो जाए, तो उस समय को ही क्या कहेंगे हम, बताइए, आपको कहेंगे हाफ लाइफ। अभी हम जीरो ऑर्डर के लिए हम जानते हैं, सिंस वी नो डैट, क्या जानते हैं बताइए, 80 वर्सेस या 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ऑफ के टी, ये हम जानते हैं, जस्ट इफ डेराइव भी कर चुके हैं आपका। तो ये 80 इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ऑफ के टी। और अगर हाफ लाइफ का बात किया जाए, हाफ लाइफ में क्या चेंज होगा, फॉर हाफ लाइफ इसी से निकल जाएगा। देखिए हाफ लाइफ के लिए आपको क्या करना होगा, हाफ लाइफ के लिए अगर बात किया जाए तो हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू किसको अप्रोच करने लगेगा बताइए, टी हाफ को। और ए नॉट तो जो था वही रहेगा, ए टी किसको अप्रोच करने लगेगा बताइए, ए टी किसको अप्रोच करेगा, ए नॉट बाई टू को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बताइए, ए नॉट बाई टू। बस यही वाला चीज, हमेशा दो चीज को चेंज होगा, एक टाइम को चेंज करिएगा और ए टी का वैल्यू को चेंज करेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो आएगा सॉल्व करके वही उसका आंसर हो जाएगा। करें आगे सॉल्व, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए ए टी की जगह क्या लिखेंगे, ए टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई टू, और ये हो जाएगा आपका ए नॉट माइनस के। टी की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिएगा, टी हाफ। कर सकते हैं, देखो ए टी की जगह हमने चेंज किया ए नॉट बाई टू और टी की जगह क्या रिप्लेस किया, टी हाफ। कर सकते हैं ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस की टी हाफ है, इसको उठा के इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा, के इंटू टी हाफ। और ये क्या आ जाएगा, ए नॉट, और ये जो ए नॉट बाई टू है इसको इधर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई टू। कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, के टी हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लीजिएगा, तो 2 ए नॉट लिख ही देते एक बार, 2 ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। कर लेंगे, थोड़ा और ऊपर ही कर लें। देखिए तो इसके साथ अगर सॉल्व करेंगे, तो इसको अब सॉल्व कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं टी हाफ, 2 ए नॉट में से एक ए नॉट चला गया, तो बचेगा क्या, ए नॉट। 2 की जगह 2 और जो के इधर था वो इधर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नॉट बाई टू के। इसका जो आंसर हो जाएगा, तो याद रखिए अगर हाफ लाइफ अगर पूछा जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू के। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, ये जीरो ऑर्डर के लिए है, ये जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए है। ठीक है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस मिलेगा डायरेक्ट। चलते हैं हम आगे की ओर। अब लास्ट आता है टाइम ऑफ कंप्लीशन, जो कि जीरो ऑर्डर का लास्ट रह जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टीसी। टीसी कहने का मतलब है टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन।
या इसी को आप कहते हैं लाइफ टाइम। कहीं कहीं आपको लाइफ टाइम भी मिलेगा, मतलब पूरा जीवन के बारे में बात करेगा। अगर कोई अपना पूरा जिंदगी जी लिया तो उसके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक है, अगर कोई इंसान मान लीजिए 100 साल जी रहा है, 100 में से अगर वो 100 साल जी चुका है तो अब उसके पास क्या समय बचा है? कुछ भी नहीं। तो उसी को कहते हैं हम लोग टाइम ऑफ कंप्लीशन, या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं? लाइफ टाइम कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, देखिए कैसे बात करेंगे इसमें भी। देखिए ये जाएगा बी में, t इक्वल्स टू जीरो लीजिएगा, t इक्वल्स टू जीरो, तो इस केस में जो कंसंट्रेशन होगा उसको क्या बोल देंगे? ए नॉट। और t इक्वल्स टू अगर टीसी हो गया, टीसी मतलब पूरा समय व्यतीत हो गया, तो पूरा समय व्यतीत हो गया मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट का कुछ भी बचेगा क्या? ये घट रहा है, घट रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब इसका वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगा? जीरो को। तो जब जीरो अप्रोच करता है उसी समय को क्या कहते हैं? कंप्लीशन टाइम या लाइफ टाइम। ठीक है, तो देखिए टाइम ऑफ कंप्लीशन का अगर डेफिनेशन बात करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन भी आपको लिख लेना होगा, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस initial concentration of reactant to zero of its इनिशियल वैल्यू। ये वो समय होगा जब इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होगा वो क्या आ जाएगा? बताइए, जीरो। जीरो आने पे जितना समय लगेगा उसी समय को हम लोग कह रहे हैं क्या? लाइफ टाइम, या फिर इसको कहते हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन। या फिर कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा टी 100%। 100% मतलब पूरा जी लिया। अब इसके लिए भी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लो। सिंस हम लोग जानते हैं जीरो ऑर्डर का कर रहे हैं ना, तो ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बताइए, ए नॉट माइनस ऑफ के टी। ये तो सभी जानते हैं, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। और ए टी की जगह अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर कंप्लीशन या फॉर लाइफ टाइम क्या चेंज करेंगे बताओ? सेम चीज, एक ही चीज बार बार आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में भी एज इट इज आएगा। तो टाइम किससे रिप्लेस हो जाएगा बताइए? टीसी से। और एटी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? एटी का वैल्यू अप्रोच कर जाएगा किसको? जीरो को। यानी जब टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा तो एटी का वैल्यू क्या हो जा रहा है? जीरो। तो आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एटी की जगह क्या आ जाएगा? जीरो। ए नॉट की जगह ए नॉट, के जगह के, और टी की जगह क्या आ जाएगा? टी सी। इसको सॉल्व करिए, ये माइनस के टी सी इसको उठा के इधर ले आइए, तो के टी सी और ये आ जाएगा ए नॉट। टी सी का वैल्यू अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? ए नॉट बाई टू के, सॉरी ए नॉट बाई के है, टू के तो आता है हाफ लाइफ में। फुल लाइफ में अगर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का बात किया जाए तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसी को कह रहे हैं हम लोग टाइम ऑफ कंप्लीशन, जो कि हम लोग वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात किया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका यहाँ पे जाके जितना भी डेरिवेशन वाला पार्ट था वो सारा कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट में हम लोग क्या देख लेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का भी पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे और उसका हाफ लाइफ के भी बारे में बात कर लेंगे, और फिर हम लोग आगे चल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर एक और ग्राफ पूछता है तो एक ग्राफ भी होता है जीरो ऑर्डर में, उसको भी देख ही लीजिए। देखिए कहीं पे लिख देगा, बोलेगा जीरो ऑर्डर के लिए आपको प्लॉट करना है और जीरो ऑर्डर ग्राफ प्लॉट करिए। ग्राफ किसके बीच में? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, वो भी किसका कंसंट्रेशन? तो रिएक्टेंट का। ये कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो इक्वेशन पता होना चाहिए सर। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन है, ए जा रहा है बी में, और ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। तो हम रेट लिख सकते हैं, रेट बराबर के, ये जीरो ऑर्डर है तो ए का पावर जीरो। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताइए जरा? रेट किसी का ही पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? वन। यानी रेट बराबर कांस्टेंट। कर सकते हैं, देखो जरा ऐसा इक्वेशन आपको पता होगा तभी जाके आप प्लॉट भी कर सकते हैं ग्राफ को। ठीक है, तो इक्वेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए। अब चलते हैं, देखिए जरा, अब इसको प्लॉट कर लेंगे। इक्वेशन तो पता हो गया है, तो देखिए इसको प्लॉट कर लीजिए। इस एक्सिस में आपका है रेट,
और इसको कंसंट्रेशन बोल दे रहे रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। अरे कंसंट्रेशन है और किसका कंसंट्रेशन है, तो रिएक्टेंट का है, कर लेंगे। अब देखिए अगर इसको देखा जाए तो रेट और इसके बीच में अगर बताएंगे तो रेट कौन सा एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और ये क्या है कांस्टेंट। तो y जब कांस्टेंट होता है मतलब y एक्सिस ये वाला वैल्यू कांस्टेंट होगा तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होता था जो हम लोग बताए थे, y इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ होगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप ऐसा चले जाएंगे तो हर जगह रेट का वैल्यू क्या आ जाएगा कांस्टेंट, कंसंट्रेशन चेंज भी हो रहा होगा बट रेट का वैल्यू देखिए यहाँ पे अगर 5 है तो 5 5 5 5 5 हर जगह रेट का वैल्यू 5 है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 5 हुआ, 10 15 20 ऐसा चलते चलेगा। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर एक नंबर में सवाल आएगा, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे चला जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कर लेंगे यहाँ पे। तो यही है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का हम लोग का डेरिवेशन वाला पार्ट कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में क्या देख लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन देख लेंगे और उसके बाद हम उस पर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।